स्टीरियो रसायन के इस अंतिम भाग में हम प्रकाश से जुड़े हुए यौगिकों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार वो यौगिक प्रकाश सक्रिय है या प्रकाश असक्रिय है या प्रकाश के द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश सक्रिय यौगिकों के आपेक्षिक विन्यास या डी और एल नामकरण की पद्धति। जब किसी प्रकाश सक्रिय यौगिकों का विन्यास ज्ञात विन्यास वाले यौगिकों से तुलना करके निर्धारित किया जाता है तो इसे आपेक्षिक विन्यास कहते हैं। इस विन्यास का निर्धारण D/L नामकरण पद्धति द्वारा किया जाता है। इस पद्धति में प्रकाशीय सक्रिय यौगिकों की तुलना ग्लिसरॉल्डिहाइड्स से की जाती है जो दो निम्न प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। यदि OH समूह दाईं ओर या राइट हैंड पर होता है तो ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं, और यदि OH समूह बाईं ओर या लेफ्ट हैंड की ओर होता है तो ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिकों की संरचना को ग्लिसरॉल्डिहाइड संरचना के समान व्यवस्थित किया जाता है और उसकी ग्लिसरॉल्डिहाइड से तुलना की जाती है। यदि OH समूह या उच्च वरीयता प्राप्त समूह दाईं ओर होता है तो यौगिक का विन्यास D होता है, परंतु जब यह समूह बाईं ओर होता है तो यौगिक का विन्यास L होता है। जब हम लैक्टिक अम्ल का अध्ययन करते हैं तो OH समूह दाईं ओर है तो D लैक्टिक एसिड, और यदि वो बाईं ओर है तो L लैक्टिक एसिड या L एलानिन कहलाता है। जब प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों का निर्माण D विन्यास वाले यौगिकों से होता है तो उसका विन्यास भी D ही होता है, अर्थात यदि D ग्लूकोज D फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है तो इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा विन्यास है निरपेक्ष विन्यास, जो कि महत्वपूर्ण विन्यास है, जिसे RS नामकरण पद्धति भी कहते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिकों का वास्तविक विन्यास उनका निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। इसके लिए RS नामकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। जब यौगिक की संरचना त्रिविम प्रकार की होती है, अर्थात कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह की वरीयता अनुक्रम नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा, चौथी वरीयता प्राप्त समूह को चतुष्फलक में चौथी स्थिति पर व्यवस्थित किया जाता है। शेष तीनों समूह की वरीयता को घटते क्रम में लिखा जाता है। यदि इसके लिए क्लॉकवाइज दिशा में जाना पड़ता है तो यौगिक का विन्यास R होता है, परंतु जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाना पड़ता है तो यौगिक का विन्यास S होता है। पहले उदाहरण को हम देखें जिसमें कि दो क्रियात्मक समूह हैं जो कि मध्य वाले कार्बन या एथेन पर एक कार्बन पर जुड़े हुए हैं, जिसमें एक क्लोरीन है, एक OH समूह है। इस प्रकार कीरेल कार्बन पर चारों समूह अलग अलग प्रकार के हैं। जब हम इसकी वरीयता का निर्धारण करते हैं तो क्लोरीन को 1, मेथिल को 3, OH को 2 समूह देते हैं। इस प्रकार यदि हम 1 से 4 की तरफ चलें तो वो S प्रकार का, और यदि 1 से क्लॉकवाइज चलें तो वो R प्रकार का होता है। जब यौगिकों की संरचना का त्रिविम प्रकार की कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह की वरीयता अनुक्रम नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। चौथी वरीयता प्राप्त समूह को Y एक्सिस पर उच्च होता है निम्न स्थान पर लाया जाता है। चौथी वरीयता प्राप्त समूह को Y अक्ष पर उच्च या निम्न स्थान पर लाया जाता है, और चौथी वरीयता प्राप्त समूह को नगण्य मानते समय अन्य 3 समूह को वरीयता के घटते हुए क्रम में देखते हैं। यदि इसके लिए दक्षिणावर्त दिशा में जाना पड़ता है तो विन्यास R, और यदि वामावर्त दिशा में जाना होता है तो यह S प्रकार का कहलाता है। उदाहरण को हम देखते हैं कि 2-हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड की बात करें तो इसमें OH समूह को 1 जबकि कार्बोक्सी समूह को 2 वरीयता देते हैं, और यदि हम राइट हैंड पे चलते हैं या क्लॉकवाइज चलते हैं तो R प्रकार का, और यदि एंटी क्लॉकवाइज देखें तो S प्रकार का विन्यास इसमें पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम सक्सेनिक अम्ल की बात करें या अन्य उदाहरण को देखें तो हम उसमें वरीयता के आधार पर R और S का निर्धारण कर सकते हैं। ये भिन्न भिन्न उदाहरण हैं जिससे के द्वारा हमें उसकी वरीयता का या R और S पद्धति का ज्ञान होता है। रैसमिक मिश्रण का वियोजन। हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार रैसमिक मिश्रण का निर्माण होता है, और ये दोनों मिश्रण आपस में मिलकर रैसमिक मिश्रण को
ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाते हैं। रेसिमिक मिश्रण में उपस्थित डी और स्मॉल एल समवायता को पृथक करने की प्रक्रिया रेसिमिक मिश्रण का वियोजन कहलाती है। इसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें पहली है यांत्रिक विधि। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्मॉल डी व स्मॉल एल समवायों की क्रिस्टलीय संरचना में अंतर पाया जाता है, अतः इनके क्रिस्टलों को पहचान करके अलग किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा पॉस्चुरियर नामक वैज्ञानिकों ने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण का वियोजन किया था। जबकि दूसरी विधि है जैव रासायनिक विधि। इस विधि में रेसिमिक मिश्रण में जीवाणु को उत्पन्न किया जाता है, जो मिश्रण में उपस्थित एक समवायी को नष्ट कर देता है, जबकि दूसरा समवायी शेष रहता है। इस विधि के उपयोग द्वारा वास्त्रे नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम टार्ट्रेट के रेसिमिक मिश्रण का वियोजन किया। इसके लिए रेसिमिक मिश्रण में पेनिसिलिन नामक जीवाणु को उत्पन्न किया, जो D+ के समवायी को नष्ट कर देता है और L- समवायी शेष रह जाता है। तीसरे प्रकार की विधि है रासायनिक विधि। इस विधि के द्वारा अम्लीय और क्षारीय रेसिमिक मिश्रणों का वियोजन किया जाता है। जब रेसिमिक मिश्रण अम्लीय होता है तो इस मिश्रण में स्मॉल डी अथवा स्मॉल एल क्षार मिलाया जाता है। इसके दो प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं। यदि डी अम्ल में एल अम्ल मिलाएं तो हमें स्मॉल डी क्षार मिलाना पड़ता है और हमें डी और डी क्षार लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले दोनों लवण प्रभावी क्रिस्टलन विधि द्वारा पृथक अलग कर लिए जाते हैं और इसका जल अपघटन कराया जाता है, जिससे डी अम्ल व एल अम्ल प्राप्त होता है। चौथी प्रकार की विधि है वर्णलेखी विधि। इस विधि के द्वारा सभी प्रकार के रेसिमिक मिश्रणों का वियोजन किया जाता है। इसके लिए एक स्तंभ में सिलिका जेल भर लेते हैं, जो अधिशोषक के समान व्यवहार करती है। रेसिमिक मिश्रण को किसी विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है और इस मिश्रण को अधिशोषक स्तंभ में प्रविष्ट कराते हैं। मिश्रण के दोनों परत अपनी अधिशोषक क्षमताओं के आधार पर अलग अलग भागों में भी अधिशोषित हो जाते हैं और यह स्तंभ को सुखा देते हैं और दोनों घटकों को खुरचकर अलग कर लेते हैं। एपीमर ऐसे दो समवायी जिनमें दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन और OH समूह के विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये एक दूसरे के एपीमर कहलाते हैं। अर्थात डी ग्लूकोस व डी मेनोस एक दूसरे के एपीमर होते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन पर उपस्थित OH समूह की स्थिति परिवर्तित हो रही है। एनोमर जब कार्बन एक से जुड़े हाइड्रोजन और OH समूहों के विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, तो इन समवायों को हम एनोमर कहते हैं। अल्फा बीटा ग्लूकोस एक दूसरे के एनोमर होते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम कार्बन पर उपस्थित OH समूह की स्थिति लेफ्ट और राइट परिवर्तित होती है। विन्यास और संरूपण कार्बन परमाणु से जुड़े समूह की वास्तविक स्थिति उसका विन्यास कहलाती है, जबकि एक कार्बन की स्थित रहते हुए दूसरे कार्बन पर मुक्त घूर्णन कराने पर प्राप्त होने वाली आपेक्षिक व्यवस्थाएं संरूपण कहलाती है। स्मॉल डी और कैपिटल डी में अंतर, इसका अध्ययन हम इसी अध्याय में आगे भी करेंगे। इसमें मुख्य रूप से स्मॉल डी प्रकाश सक्रिय यौगिकों को समतल ध्रुवीय प्रकाश के प्रति परिवर्तित करता है, जबकि कैपिटल डी इस यौगिक का आपेक्षिक विन्यास प्रदर्शित करता है। आपेक्षिक विन्यास, क्योंकि हमारे अध्ययन में बार बार आपेक्षिक विन्यास या नामकरण की डी स्मॉल एल कैपिटल एल पद्धति का जिक्र हुआ है, अतः रोजेनॉफ ने 1906 के विन्यास में ये विधि दी। उसने बताया कि प्लस या माइनस ग्लिसरॉल को निम्न संरचनाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें OH समूह की स्थिति परिवर्तित होती है। और हमने पूर्व में पढ़ा कि यदि OH समूह दाईं ओर या राइट हैंड पर हो तो इसे प्लस, और यदि बाईं ओर हो तो इसे नेगेटिव द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस असम्मित यौगिकों का डी और एल ग्लिसरॉल के विन्यास के आधार पर निरूपित किया जाता है। जो समवायी डी ग्लिसरॉल में परिवर्तित किए जा सकें अथवा उसे प्राप्त किया जा सके तो डी विन्यास युक्त अथवा डी श्रेणी के सदस्य होगा। उसका घूर्णन किसी भी दिशा में हो सकता है। निरपेक्ष विन्यास, पूर्व में हमने देखा कि किसी अणु के वास्तविक विन्यास को ही उसका निरपेक्ष विन्यास कहते हैं, जबकि आपेक्षिक विन्यास विधि द्वारा उन यौगिकों के विन्यास तो निर्धारित किए जा सकते हैं जो ग्लिसरॉल से संबंधित हैं, किंतु अन्य यौगिकों को किस प्रकार उनका नामकरण किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बेंजोएट
ने 1951 में एक विशेष प्रकार के एस किडनी की सहायता से माइनस और प्लस सोडियम टार्ट्रेट का निरपेक्ष विन्यास ज्ञात किया। इसी तरह देखा गया कि प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का डी विन्यास तो पहले मनमाने से मान लिया गया था, परंतु सौभाग्यवश वो सही था, अतः इसका निरपेक्ष विन्यास हो गया। इसके विन्यास का निर्धारण डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार डी और एल विन्यास का निर्धारण किया जाता है। डी स्मॉल डी तथा एल कैपिटल एल स्मॉल एल में अंतर। किसी भी यौगिक के नाम के पहले कैपिटल डी और कैपिटल एल अक्षर उस अणु की संरचना के बारे में जानकारी देते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल उस अक्षर उसके प्रकाशीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। किसी अणु में असममित कार्बन परमाणुओं को ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदाज में लिखने पर यदि उसका OH समूह या अन्य क्रियात्मक समूह दाएं हाथ की तरफ या राइट हैंड पे हो तो वो डी विन्यास कहलाता है। इसके विपरीत यदि वो OH समूह बाईं ओर या अन्य क्रियात्मक समूह बाईं ओर या लेफ्ट हैंड पे हो तो एल विन्यास कहलाता है। इस प्रकार कैपिटल डी और कैपिटल एल के द्वारा अणु की संरचना के बारे में जानकारी होती है। यह विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। उपयुक्त में विपरीत स्मॉल डी ऐसे यौगिक के नाम के पहले लिखा जाता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, जबकि स्मॉल एल ऐसे यौगिक को कहा जाता है वो बाईं ओर घुमा जाता है। अर्थात प्रकाश को घुमाने के आधार पर स्मॉल एल और स्मॉल डी जो कि उसमें किसी समूह या क्रियात्मक समूह के स्थान परिवर्तन से या विन्यास परिवर्तन से कैपिटल डी और एल का नाम लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैपिटल डी और कैपिटल एल एक सैद्धांतिक घटना को प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्मॉल डी और स्मॉल एल एक वास्तविक प्रायोगिक घटना का द्योतक है। डी और एल के कन्फ्यूजन से बचने के लिए वर्तमान में किसी यौगिक को प्रकाश सक्रियता को डी व स्मॉल एल के रूप में प्रदर्शित नहीं करते, वरन प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संरूपण तथा विन्यास में अंतर। कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन के परिणाम स्वरूप एक अणु कई व्यवस्थाओं को प्राप्त करता है। ये विभिन्न व्यवस्थाएं संरूपण या कन्फर्मेशन कहलाती हैं। विभिन्न संरूपणों की ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि सामान्य परिस्थितियों में ये एक दूसरे में की तीव्रता से परिवर्तित होती रहती है और इन्हें प्रथम करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए एथेन मुख्यतः 2 संरूपणों में पाया जाता है, एक्लिप्स या ग्रासित समरूपण और जिसमें कार्बन के तीनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं पर के सीध में होते हैं, जबकि दूसरा है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन या आंतरिक। इसमें एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य में स्थित होते हैं। ऐसे संरूपण में दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन के मध्य ग्रासित संरूपण की तुलना में अधिक दूरी होती है, अतः आंतरिक संरूपण की ऊर्जा ग्रासित संरूपण की तुलना में कम होती है। यद्यपि ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, एथेन के लिए अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जो सामान्यतः पर एक दूसरे में अंतिम परिवर्तन के लिए बहुत कम है, अतः आसानी से दोनों को एक दूसरे में अंतर परिवर्तित किया जा सकता है। इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं कि 2 प्रकार की संरचनाएं बनाए रखी है एथेन की, जो कि संरूपण को दिखाती है। ग्रसित को देखते हैं तो एक कार्बन दूसरे कार्बन को पूर्ण रूप से ढके होता है, जबकि आंतरिक या स्टेगर्ड एक कार्बन दूसरे कार्बन को नहीं ढकता हो। उपयुक्त में विभिन्न समावयी या कॉन्फ़िगरेशन अणुओं के उपस्थित परमाणुओं की उस आकाशीय व्यवस्था से को कहते हैं जिसमें सामान्य परिस्थितियों में स्थित उसका दूसरा विन्यास परिवर्तन किसी एक बंध के टूटने से नए बंध के बनने से ही संभव है। उदाहरण के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें, इन दोनों संरचनाओं में HOH की स्थिति परस्पर विपरीत है। इससे OH दाईं हाथ पर जबकि जिसे दाईं डी कहा जाता है, जबकि दूसरी संरचना में वो L या लेफ्ट हैंड पर होता है जिसे L कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इसके लिए कार्बन हाइड्रोजन व कार्बन OH दोनों बंध टूटकर विपरीत दिशा में जुड़ते हैं और दोनों की समावयव को पृथक किया जा सकता है।